हेलो एवरीवन। और आज स्वागत है आप सभी का। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें हमें पढ़ना है लाइट के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग सारे डेफिनेशंस भी लिखते चलेंगे एंड समझते चलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो स्टार्ट होगा। पहला तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो यहाँ पर है, that what is a reflection of light। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहा गया है? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन इज द phenomenon of bouncing back of light into the same medium on striking the surface of any object। मतलब अगर लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस को स्ट्राइक करती है, जाके लाइट जो है किसी सरफेस से जाकर के अगर टकराती है और टकराने के बाद वापस से लौट जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और उस मिरर में लाइट जो है उसकी तरफ बढ़ते चली जा रही है इस तरह से, और ये जाकर के यहाँ पर स्ट्राइक करी और वापस से ऐसे लौट गई। तो बाउंसिंग बैक हुआ है, यहाँ पे लाइट का क्या हुआ, लाइट जो है बाउंस बैक कर गई है इनटू द सेम मीडियम। कहने का मतलब कि जिस मीडियम पे चल रही थी वापस से लौट के उसी मीडियम में आ चुकी है। मीडियम मतलब कि जो जरिया है लाइट के ट्रेवल होने का, यहाँ पर वो लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने की, बट ट्रेवल अगर लाइट करना चाहती है तो विदाउट किसी मीडियम के भी लाइट जो है वो ट्रेवल कर सकती है। बट हमें यहाँ पर कहा गया है कि लाइट जिस मीडियम में चल रही होती है वो एयर भी हो सकता है या वैक्यूम भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, और लाइट उसी मीडियम में लौट जाती है अगर स्ट्राइक करके किसी सरफेस को, तो उसे हमने रिफ्लेक्शन का नाम दिया। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गया होगा क्या है। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट जो है बाउंस बैक करके वापस से उसी मीडियम में लौट जाती है जिस मीडियम से वो ट्रेवल करके टकराई है। जैसे कि यहाँ पर ये लाइट इधर जा करके स्ट्राइक करा गया और वापस घूम करके लाइट इस तरह से आ गई, इसे हमने नाम दिया रिफ्लेक्शन का। ओके, इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर किसी भी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो उसके लिए कुछ लॉज है जिसके अकॉर्डिंग लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो होता है, जिसके लिए आपको फर्स्ट लॉ यहाँ पर है और सेकेंड लॉ। ठीक है, तो ये दो लॉ है जिसके अकॉर्डिंग लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो होता है। ठीक है, और ये क्या क्या लॉज हैं ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि लाइट यहाँ पर गिवन है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दैट मीन्स अगर आप एक रिफ्लेक्शन का डायग्राम यहाँ पर ले लो, ठीक है, इस तरह से ये मान लो कि ये आपका मिरर है और इस मिरर में हमें लाइट को स्ट्राइक कराना है। ठीक है ना, ये मिरर जो है हमारा, इस मिरर पे हमें लाइट को स्ट्राइक कराना है। मतलब लाइट जो है वो कुछ ऐसे सपोज आई यहाँ पे, ठीक है ना, और लाइट इस तरह से आने के बाद टकरा करके इस तरह से लौट गई। तो यहाँ पर एक तुम्हें परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना होता है सरफेस पे इस तरह से। ठीक है, ये जो होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें तुम्हारा कौन कौन क्या क्या है, जैसे कि ये जो लाइट इधर से आ रही है ट्रैवल करके, इसका नाम है इंसिडेंट रे। इसे हम क्या नाम दिया, इंसिडेंट रे। और जब लाइट यहाँ पर आकर इंसिडेंट होती है, स्ट्राइक करती है, तो ये लौट जाती है टकरा के इस तरह से, तो इसे हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। इसे हमने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे ये हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हमने, ये जो परपेंडिकुलर है जो सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन जहाँ पर हो रहा है वहां पर एक परपेंडिकुलर हमने बनाया है और इसको हमने नाम दिया है नॉर्मल। ठीक है, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक इंसिडेंट रे जो लाइट आकर के स्ट्राइक करती है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट रे टकरा करके लौटती है, और एक तीसरा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है उसे नाम दिया नॉर्मल। ये सारे के सारे एक ही प्लेन में यहाँ पर लाई करते हैं जब भी रिफ्लेक्शन होता है। सेकेंड लॉ
कि the angle of reflection is always equal to the angle of incidence, angle I equal to angle R। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि आपको दो एंगल्स लेने होते हैं, ठीक है। एक जो एंगल होता है वो आपका नॉर्मल के साथ होता है, इंसिडेंट रे जैसे ये है ना, और ये नॉर्मल है, तो इसके साथ एक एंगल होता है, इसके बीच में जो एंगल होता है इसे आई एंगल, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया। और इधर में रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसे आर कहा गया, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा तो ये वैलिड होगा दैट कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा, है ना। तो ये वैलिडिटी आपको हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगा आपको हर जगह दिखाई देगा। देखो अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसको समझने के लिए मैंने इधर एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में मैंने ये दिखाया है दैट कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे ऐसे निकला, और दूसरे ऑब्जेक्ट से लाइट रे इस तरह से निकला है, और मिरर को जाकर इंसिडेंट किया, एंड आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्ट हो गया। सेकेंड में देखो कि ये लाइट रे इधर ऐसे गया, मिरर से इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट हो गया। ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर दो जगह पर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखाया। अब ये लाइट रे इस तरफ जा रही है और ये वाली लाइट रे इधर जा रही है। तो जब भी आपको इमेज फॉर्मेशन करना होता है, जब भी आप इमेज मिरर से बनते हुए देखते हो, तो मिनिमम टू रेज ऐसे होते हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। और वो दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं हम ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं या देखते हैं दैट कि उस जगह पर इमेज हमारा बन रहा है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि अगर आप इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको दो लाइट रेज को इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने दो लाइट रे लिया, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, एक लाइट रे इधर से रिफ्लेक्शन हुआ और ये वापस इधर हो गया, इधर चला गया। तो बताओ कि क्या ये वाली रे और ये वाली रे जिसका रिफ्लेक्शन हमने कराया है मिरर पे, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करने के पोजीशन पे है, इंटरसेक्ट कर पाएंगे आगे जाकर के? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये लाइट रे अगर आगे बढ़ता है और ये वाली लाइट रे अगर आगे बढ़ती है तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता दैट कि आगे चल के ये दोनों रेज जो है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं दैट कि ये दोनों लाइट रेज एक्चुअल में कहीं पीछे ऐसे इधर और ये इधर बैकवर्ड प्रोड्यूस करके हम इसे मिलाने की कोशिश करते हैं, और ये अज्यूम करते हैं दैट कि जो भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर से हमारे आंखों तक जा रही है वो एक्चुअल में इधर मिरर के अंदर कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है जहां से वो लाइट रेज आ रही है। दैट मीन्स कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें मिरर में यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर हमें इमेज जो है वो दिखाई पड़ेगी। तो ये जो इमेज हमने बनाया है ये एक्चुअल में रियल रेज जो हमारे थे जो रिफ्लेक्ट हुए मिरर से वो मिल ही नहीं रहे थे। तो हमने अज्यूम किया दैट कि ये बैकवर्ड से कहीं से प्रोड्यूस होकर के इस तरह से निकल रहे हैं। दैट मीन्स कि हमने इन्हें एज्यूम किया, अपीयर करा है कि ये मीट करें। तो ऐसे सिचुएशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है दैट इमेज इज कंसिडर्ड एज वर्चुअल इमेज, एंड अ वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज। दैट मीन्स कि जो भी वर्चुअल इमेज यहाँ पर बना है उस वर्चुअल इमेज को हमने बनाया है जो रियल रेज के मिलने से नहीं बन रहे थे। और ये इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। तो जो भी इमेज वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा दैट कि जो भी इमेज आप प्लेन मिरर से बनाते हो दैट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड द सेकंड वन इज of the same size of the same size as the object। that means कि जो हमारा इमेज बनता है वो इमेज का जो साइज होगा वो बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। as far behind the mirror as the object is in front of it। that means कि जो भी इमेज हमारा बना है यहाँ पर उसकी जो दूरी होगी मिरर से और जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी मिरर से ये दोनों ही डिस्टेंस जो है वो सेम होंगे। मीन्स कि आपका मिरर जो है उससे जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही पीछे हमारा इमेज जो है वो बनता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो लेफ्ट होता है
वो आपको राइट दिखेगा मिरर में। दैट मीन्स कि अगर सपोज करो कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाते हो और आप मिरर के सामने खड़े होकर के अपना लेफ्ट हैंड ऐसे उठाते हो, तो जो मिरर में है, जो मिरर में इमेज है, उसके लिए तो राइट हैंड ऊपर उठाएगा वो। तो इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरली इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ये 4 पॉइंट है जो कि बताते हैं कि प्लेन मिरर से किस तरह का इमेज हमें देखने को मिलता है। ओके, द नेक्स्ट इज अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स जो हमें यहाँ पढ़ने हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर्स। एक होता है कन्वेक्स मिरर एंड दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। तो जो कन्वेक्स मिरर है, इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर भी होता है और कन्वर्जिंग मिरर भी होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखो कन्वेक्स मिरर जो होता है उसका शेप एक्चुअल में कैसा होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक इस तरह से हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया। अब इस स्फीयर में हो सकता है कि हमने बाहर वाले सरफेस को पॉलिश इस तरह से कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सपोज बाहर वाले सरफेस को ऐसे पॉलिश जो है कर दिया है। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग कि एक पार्ट जो है कट करके निकाल लेते हैं। तो सपोज हमने इस पार्ट को जो है यहाँ से कट करके निकाल लिया और अलग से हमने इसे रखा। तो जब हम इसे अलग से रखेंगे तो हमें कुछ इस तरह का एक शेप मिलता है। तो इस तरह का हमें एक शेप मिलता है इससे, ठीक है ना, जिसमें कि रिफ्लेक्शन जो है ये वाले सरफेस से होगा। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, अगर सपोज करो दैट कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, हम लोग इसके बाहर वाले सरफेस को पॉलिश ना करके अगर सपोज हम लोग इसे अंदर में पॉलिश कर देते, मतलब कि कुछ इस तरह से अगर हमने पॉलिश किया होता है ऐसे, और इसमें से अगर हम लोग एक पार्ट जो है कट करके निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से हमने ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाली पार्ट को सपोज करो कट कर दिया, तो हमें एक ऐसा मिरर मिलेगा। यहाँ पर ऐसा मिरर मिलेगा जिसमें कि ये वाली सरफेस जो है अंदर में ये पॉलिश्ड है इस तरह से, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो इस वाले सरफेस से होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। समझ रहा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है यहाँ पर होगा। तो इसमें आपको नोटिस ये करना है दैट कि फर्स्ट केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो अंदर वाला सरफेस है और सेकेंड केस में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बल्ज आउट पार्ट है वो है। तो इसे हमने नाम दिया है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर्स, ठीक है। इसे हमने नाम दिया है कॉनकेव मिरर और इसे हमने नाम दिया है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं उसे। सो दिस वन इज कॉनकेव मिरर and the second one is convex mirror। अब देखो तुम नाम ऐसे याद रखना दैट कि इसमें जो अंदर वाला पार्ट है, केव टाइप का जो पार्ट है, उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कॉनकेव मिरर इस तरह से तुम याद रख सकते हो। डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग क्यों बोला जाता है देखते हैं हम लोग, है ना। तो फिलहाल तो तुम ये समझ लो दैट दिस वन इज कॉनकेव मिरर एंड दिस वन इज कॉन्वेक्स मिरर, और किसी स्फीयर को किस तरह से काट करके बनाया गया है स्फेरिकल मिरर, ये हमने यहाँ पर समझा। ओके, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो स्फेरिकल मिरर में यूज होते हैं, उन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर आपको डिफाइन करना है तो आप लिखोगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर के केस में वो पॉइंट होता है, सेंटर होता है किसका, उस स्फीयर का जिससे हमने मिरर को बनाया है। तो जैसे यहाँ पर हमने इस वाले स्फीयर से 2 मिरर बनाए हैं, तो ये जो पॉइंट है इसका जो सेंटर है, दिस वन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सी से हमें इसे डिनोट करना होता है। सेकेंड वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर।
of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of which the spherical mirror is a part. That means कि ये वाले स्फीयर से जिससे हमने स्फेरिकल मिरर बनाया है, इसका जो रेडियस होता है, इस स्फीयर का जो रेडियस होता है, दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. द नेक्स्ट वन इज पोल. पोल किसे कहा गया है? सो द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर. दैट मीन्स कि जो हमारा मिरर बना है, यहाँ पर मिरर जो हमारा निकला है, इस मिरर का एक सेंटर होगा, इस मिरर का एक सेंटर होगा और इसे हम पोल कहते हैं. ठीक है, इसे हम पोल के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल एक्सिस. सो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. तो देखो हमारा जो स्ट्रेट लाइन होगा कहाँ से कहाँ तक, तो जैसे ये C है और ये पॉइंट हमारा P है, तो इन दोनों से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ये वाला लाइन जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो यहाँ दिख रहा है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास होता है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है ना, ये हो गया डेफिनेशन. द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल फोकस. So principal focus of a concave mirror is a point on the principal axis. तो ये principal focus जो है वो principal या simply focus कह सकते हो. तो focus जो है वो एक point होता है principal axis पे, at which the rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis actually meet after reflection from the mirror. तो देखो ऐसे सिंपल भाषा में समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें अगर कोई रेज हैं जो पैरेलली आ रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पर मिलते हैं, दैट इज योर प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस. तो फोकस क्या होता है? फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां पर जो लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर जाते हैं, तो उसे हमने नाम दिया है फोकस. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो द मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल. ये भी मिड पॉइंट जो है फोकस ही कहलाता है. सेकेंड है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर. तो ये क्या है? ये कोई अलग पॉइंट है क्या? तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप कॉन्केव मिरर की बात करते हो और वहां पर लाइट रेज इंसिडेंट कराते हो, जैसे सपोज ये हमारा कॉन्केव मिरर है और इसमें अगर सपोज हम लोग लाइट रेज को इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, और सपोज करो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ ऐसे, ये कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, स्फीयर तो इस तरफ होगा ना, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया. अब अगर इस पे पैरेलल आते हैं लाइट रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरह से आ रहे हैं, तो इस केस में लाइट जो है वो कन्वर्ज, मतलब कि इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होता है. लाइट रेज जो है किस तरह से रिफ्लेक्ट होता है वो देखते हैं डायग्राम के थ्रू. जैसे कि सपोज करो ये रेडियस है, तो ये रेडियस जो है परपेंडिकुलर होगा और ये नॉर्मल का काम करेगा. तो यहाँ पर लाइट रेज जो है कुछ जो डाइवर्ज मतलब रिफ्लेक्ट होंगे वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं, वो ऐसे रिफ्लेक्ट होते हैं. तो ये तो मिल नहीं रहे ना, तो इन्हें हम क्या करते हैं, तो इन्हें हम अपीयर कराते हैं कि कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे मिलता हुआ हमें दिखाना होता है, ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके. ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये फोकस है. तो दोनों में फोकस एक्चुअल में कॉन्सेप्ट वही है, बट इस केस में लाइट रेज जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज होते हैं, और इस वाले केस में कॉन्केव मिरर के केस में लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद या रिफ्लेक्ट जब कर जाते हैं तो कन्वर्ज होते हैं. तो यहाँ तो मिल गया कन्वर्ज होके, लेकिन यहाँ लाइट रेज जो है इस तरह से डाइवर्ज हो गए. तो इस केस में क्या हुआ दैट कि ये पॉइंट जो है ये फोकस हो गया, इसमें हमने लाइट को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिला दिया है, तो ये पॉइंट फोकस हो गया. तो इसमें वही है ना, इसमें सेम डेफिनेशन है, बट यहाँ पर आपका अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर लिखना होगा, बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट.
अब आता है फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करना है। तो फोकल लेंथ जो मिरर में होते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस या सिंपली फोकस। तो पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी, पोल से लेकर के फोकस तक की जो दूरी होती है, दिस वन इज फोकल लेंथ। ये पोल है और ये फोकस है, सो दिस वन इज फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ कहलाता है। एंड लास्ट में ये रिलेशन भी है दैट कि फॉर स्फेरिकल मिरर्स, फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर r इज इक्वल टू 2f। मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये पूरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये r जो है दोगुना होता है, फोकल लेंथ के दोगुना होता है। सो r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये रिलेशन भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो ये तो हो गया तुम्हारा सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ये हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो इतना सारा डेफिनेशन है, ये सब कॉपी में आप लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक है साइन कन्वेंशंस फॉर अ स्फेरिकल मिरर। अभी जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके लिए साइन कन्वेंशंस हम लोग क्या क्या लेते हैं, ठीक है। तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ मिरर। इसका मतलब हो गया कि जितने भी डिस्टेंसेस आपको मेजर करने हैं उसकी शुरुआत आपको पोल से करना है। पोल से आप चाहे सी तक जाना चाहते हो तो ऐसे जाना होगा, या फिर पोल से आप मान लो फोकस तक जाना चाहते हो तो ऐसे जाना होगा। कहने का मतलब जो भी मेजरमेंट का जो भी शुरू पॉइंट लेना है वो आपको पोल ही लेना पड़ेगा। तो सारे डिस्टेंस को हमें पोल से स्टार्ट करके मेजर करना होता है, या फिर आगे या फिर पीछे। जैसे ये पोल है तो अगर हमें सी तक जाना है तो इस तरह से जाएंगे, अगर मान लो हमें ए तक जाना है तो ऐसे जाएंगे। कभी भी ए से पी डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे, या सी से पी डिस्टेंस मेजर नहीं करेंगे। हमेशा हम पी टू सी जाएंगे या फिर पी टू ए जाएंगे, चाहे हमें लेफ्ट जाना हो चाहे राइट जाना हो। तो सारे डिस्टेंस का मेजरमेंट हमें पोल से लेना होता है। एंड उसके बाद है द डिस्टेंसेस measured in the direction of incident ray are taken as positive। इसका मतलब हो गया कि अगर मैं सपोज एक डायग्राम बना दूं यहाँ पर कि ये कॉनकेव मिरर हमने लिया है और इस कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है और लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। तो जो भी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को आपको नाम लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। जैसे कि ये पोल है हमारा, ये सी है और ये फोकस है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस अगर आप मेजर करोगे P टू F, ये डिस्टेंस जो है आपका स्टार्ट तो P से करना है, जाना है हमें F तक, तो P से F ऐसे डिस्टेंस जो मेजर हम लोग करेंगे ये एक्चुअल में नेगेटिव होगा। यहाँ पर ये एक्चुअल में नेगेटिव होगा बिकॉज हमें डायरेक्शन इंसिडेंट रे का इधर ऐसे लेना है, ऐसे दिया हुआ है। इंसिडेंट रे का जो भी डायरेक्शन यहाँ पर है इस तरह से, ये जो है ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है। लेकिन आप मेजरमेंट P से F कर रहे हो ना, दैट इज वाई P से F जो लेना होगा नेगेटिव लेना होगा। केवल इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये सेकंड साइन कन्वेंशन हो गया। थर्ड है हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। मींस अगर कोई सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से रखा हुआ है ए से बी, तो ये जो हाइट है ये आपका ए से बी है, तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हाइट होगा। क्यों? बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव का मेजरमेंट है। लेकिन अगर सपोज कोई ऐसे कोई है रखा हुआ इस तरह से, तो ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है ना, तो ए से बी ये वाला जो है ए डैश से बी डैश जो है नेगेटिव होगा, लेकिन ए टू बी जो है वो पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन हमें काम आएगा जब हम लोग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये साइन कन्वेंशन। आपको 3 साइन कन्वेंशन है। पहला दैट की सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है, दूसरा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है, और तीसरा जो भी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के अबव वो पॉजिटिव है, और जो भी हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वो नेगेटिव है। तो इतना आपको साइन कन्वेंशन में याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आ चुके हैं रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर्स। मींस अगर आपके पास स्फेरिकल मिरर्स हैं तो उससे जो इमेज फॉर्मेशन देखने चलेंगे या देखेंगे हम लोग, तो उसमें क्या क्या रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इमेज का फॉर्मेशन कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स मिरर में करेंगे। तो फर्स्ट रूल है कि अ रे व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि यहाँ पर ये वाली रे जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है।
after reflection passes through the principal focus in case of a concave mirror or appears to diverge from the principal focus in case of a convex mirror। तो अगर कोई भी रे जो है पैरेलल होगी किसके, तो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपको फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। रिफ्लेक्शन के बाद वो आपको फोकस से पास होती हुई दिखाई देगी। जैसे कि इसमें भी ये लाइट रे जो है अगर सपोज करो इस तरह से आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये फोकस को पास करेगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाती है, मतलब उल्टा है। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और अगर कोई लाइट रे फोकस ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, लाइट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कराना है, और लाइट अगर फोकस से पास हो रही है, यहाँ पर होती नहीं है बट अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये फोकस है तो ऐसा लग रहा है ये फोकस से पास हो जाएगा। तो अगर कोई भी लाइट रे ऐसा है दैट कि वो फोकस से पास हो रही है या लग रहा है कि फोकस से पास हो जाएगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाती है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, रूल 1 है। नेक्स्ट रूल 2 है दैट कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर of a concave mirror or directed toward the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path। That means कि अगर कहीं पर भी ऐसा हमें दिखे कि कोई रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इस तरह से, तो जब ये जाकर के रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, तो ये वापस उसी पाथ से लौट जाती है। यहाँ पर भी हमें देखो ये रे जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो ये रिफ्लेक्ट जब यहाँ पर होगी तो ये वापस उसी पाथ से लौट जाती है। ये रूल नंबर 2 है जिसमें आपको याद रखना है दैट कि एनी रे व्हिच इज व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिटर्न्स बैक टू द सेम पाथ। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके इंसिडेंट होने वाली रे नॉर्मल इंसिडेंट करती है, मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, और जो भी इंसिडेंट नॉर्मल होता है किसी भी मिरर पे इस तरह से, तो वो नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे भी है और यही नॉर्मल भी है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे 0 हो जाता है, तो सेकेंड लॉ के अनुसार रिफ्लेक्शन एंगल भी 0 होना पड़ेगा, और इस वजह से ये ऐसे लौट जाती है अगर 90 डिग्री का इंसिडेंट हो। वही उसी के बेस्ड जो है सेकेंड लॉ है, सॉरी सेकेंड रूल है। थर्ड रूल देख लेते हैं हम लोग। रूल नंबर 3 के अनुसार अगर बात की जाए तो अ रे इंसिडेंट towards the pole of a concave mirror or convex mirror is reflected as per the laws of reflection। तो ये जो आसान सा रूल है दैट कि अगर आपकी इंसिडेंट रे पोल पर जाकर स्ट्राइक करती है तो एंगल I इक्वल टू एंगल R के अनुसार ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। अगर सपोज ऐसे इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो ये I इक्वल टू R बना करके वापस लौट जाएगी। तो ये 3 रूल्स हैं जिनके बिना आप इमेज फॉर्मेशन नहीं सीख पाओगे। ये तीनों रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो ही जाकर के आपको इमेज फॉर्मेशन भी समझ आएगा। ओके, अब आपने देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, ठीक है, रे डायग्राम्स जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर में एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ, इधर से एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हुआ। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो है फोकस से ऐसे दोनों पास करेंगे और फोकस से पास करके इंटरसेक्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट लिया गया था ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। दैट मीन्स कि ये जो मिरर है उससे काफी ज्यादा ये दूर है ऑब्जेक्ट हमारा, और जो लाइट उससे आ रहे हैं वो नियरली पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों फोकस से पास होते हैं, फोकस पे जाकर के इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट हमारा जब इंफिनिटी पर होगा तो इस तरह से हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा और फोकस पे जो है हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी। सेकेंड में क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाना है और सी के पीछे ही रखना है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा जो सी के बिल्कुल पीछे है, इससे एक रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जिसका पास होना तय है फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद, और एक रे हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो कि लौट करके वापस उसी दिशा में आ जाएगा। और ये दोनों रेज जो है वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हमारा जो इमेज यहाँ पर बना है वो कुछ C और F के बीच में बना है। ऑब्जेक्ट हमने रखा था बियॉन्ड C,
तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्केव मिरर के सामने रखा है, बियॉन्ड सी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो आपका जो लाइन से जो रेज है वो इंटरसेक्ट करते हैं बिटवीन सी एंड एफ। दैट मीन्स कि हमारा इमेज सी और एफ के बीच में बनता है। और ऑब्जेक्ट देखो ऐसे सीधा ऐसे रखा हुआ था, लेकिन इमेज जो है ये कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे उल्टा बना है। और देखा जा सकता है कि जो हाइट है ऑब्जेक्ट का उससे कम हाइट का हमारा इमेज भी बना है। तो इस तरह से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी आप डायग्राम देखते जाओ किस तरह से इमेज फॉर्मेशन जो है यहाँ पर चल रहा है। थर्ड केस जो आएगा वो थर्ड पोजीशन अब हमारा आ जाएगा सी के लिए। तो सी के लिए इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी पे रखा हुआ है, बिल्कुल सी पे देखो रखा हुआ है, तो सी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इससे एक रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गया। एक दूसरा रे हमने ले लिया फिर से फोकस से, जो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गया। तो ये दोनों जाकर के जो मिले हैं, ये कुछ यहाँ पर ऐसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये सी पे ही मिलते हैं आकर के। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था सी पर, और जो रेज इंटरसेक्ट हो रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो भी कहाँ पर मिल रहे हैं, वो भी जाकर के सी पे मिल रहे हैं। तो ये जो सी पोजीशन है ना, ये सी पोजीशन पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। और आप देख सकते हो कि जो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों सेम होता है। तो इस तरह से हमारे पास एक इमेज बना जो सी पे बना, जिसका हाइट बिल्कुल ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर है। और ये सिचुएशन कब का है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी पे रहता है। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। याद रखो ये सी पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है, और इसके बीच में हमने रखा है ऑब्जेक्ट। अब इससे हमें दो रेज लेने, एक रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस। एक रे हमने लिया है पासेस थ्रू सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ रे, और ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी पाथ से लौट गया और जा करके यहाँ पर मिल गया। तो दोनों रेज जो है वो इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये जो पोजीशन है ये बियॉन्ड सी है, और जो इमेज बना है वो थोड़ा बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रहेगा तो आपका इमेज बियॉन्ड सी बनेगा और इमेज थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है, मैग्नीफाइड होगा, और इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो टोटल हमने कितना पढ़ा, 1 2 3 4, टोटल 4 पढ़े और 2 केसेस होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस पे। फोकस पे अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो उस केस में हम लोग कैसे इमेज बनाएंगे। तो इस केस में एक रे हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इसे पास करा दिया फोकस से। तो ये फोकस से इस तरह से जो है पास हो गया, और एक रे हमने लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरह से जाता हुआ, जो लौट कर वापस उसी दिशा में आ गया। और हम लोग ऐसा देखते हैं दैट कि ये दोनों रेज जो है आपस में पैरेलल हो जाते हैं, मतलब कि ऐसा एज्यूम करेंगे दैट दीज रेज मीट एट इंफिनिटी, मींस काफी ज्यादा दूर जा करके ये दोनों रेज जो है आपस में मिल रहे हैं। तो जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज आपका इंफिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और काफी ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज हमें इस केस में मिलेगा। ये लास्ट केस है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। तो जैसे ये हमारा फोकस है और ये पोल है, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अब इस केस में इमेज जो है कैसा बनेगा, तो जब हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा है तो उस केस में ध्यान देना दैट कि एक लाइट रे हमने लेना है पोल से ऐसे, और जो पोल पे इंसिडेंट होता है वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के अनुसार रिफ्लेक्ट होके चला गया। एक दूसरा रे हमने लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ, जो वापस उसी पाथ में लौट गया। तो हमने देखा कि जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट हुए हैं, जैसे कि एक ये है दूसरा ये है, ये आगे जाने के बाद और फैलते ही जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि आगे जाकर के मीट करेगा। तो इस केस में हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये जो रेज है ये एक्चुअल में बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इसे डॉटेड लाइन से दिखाया हमने, और ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये कहीं यहाँ से इमर्ज होकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स कि इस केस में हमें रियल रेज का इंटरसेक्शन देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ पर हम लोग उसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करके एज्यूम करते हैं, मिलाते हैं। तो यहाँ पर हमें ए डैश बी डैश का इमेज यहाँ पर दिख रहा है, जो कि सीधा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रहेगा तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, और साथ ही साथ बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा बड़ा बनेगा।
और वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ओके, तो ये जो टेबल है ये आपको हेल्प करेगा याद रखने में। जैसे कि पोजीशन ऑफ इमेज बात करो, एट इंफिनिटी पे फर्स्ट केस था तो हमारा इमेज बना था फोकस पे, सेकंड बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज बना था एफ और सी के बीच। जब हमने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा था तो इमेज सी पे ही बना था। जब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखा तो इमेज हमारा बियॉन्ड सी बना। जब हमने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो इमेज हमारे इंफिनिटी पे बना। जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा तो इमेज हमारा बिहाइंड द मिरर बना। फर्स्ट वाले केस में इमेज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज बनता है, सेकंड में डिमिनिश्ड छोटा इमेज बनता है, थर्ड में इक्वल साइज बनता है ऑब्जेक्ट का। उसके बाद फोर्थ केस में थोड़ा लार्ज इमेज बनता है, मतलब थोड़ा बड़ा इमेज बनता है। फिफ्थ केस में हाईली इनलार्ज मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड, और फिफ्थ केस में इनलार्ज मतलब कि बड़ा बनता है। तो ये साइज हो गया इमेज का। और यहाँ पर है नेचर, नेचर का मतलब रियल है या वर्चुअल है। तो जैसे रियल फर्स्ट वाला था, इन्वर्टेड होगा, रियल है इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा इमेज, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड, यहाँ भी रियल इन्वर्टेड। लेकिन फाइनल केस सिक्स्थ केस में ही एक ऐसा केस है, कॉनकेव मिरर में जब इमेज फॉर्मेशन किया जाता है, टोटल 6 केस होते हैं, जिसमें से कि अंत वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तो वहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देखने को मिलता है। सारे के रे डायग्राम्स हमने देख लिए, सारा का कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है, तो रे डायग्राम्स में इसमें आपको 2 ही केस मिलते हैं। पहले वाले में तो कॉन्केव मिरर वाले में तो 6 केस थे ना, इसमें आपको 2 ही केस मिलते हैं। जैसे कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वो लाइट रेज जो आएंगे वो पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसे पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्ज हो जाते हैं। तो ये दोनों रेस जाकर के आगे तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे और फैलते जा रहे हैं। तो इनको मिलाया जाता है, पीछे प्रोड्यूस करके इस तरह से एज्यूम किया जाता है कि ये लाइट रेज यहाँ से इमर्ज होके ओरिजिनेट होके आ रहे हैं, तो ये फोकस पे हमारा इमेज देखने को मिलता है। तो जैसे इस केस में भी आपका देखो एट इंफिनिटी था तो इमेज फोकस पे बना था, लेकिन यहाँ पर आपका रियल इन्वर्टेड था, इस केस में आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज है तो इरेक्ट होगा ही होगा। सेकेंड है कि ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, मतलब इंफिनिटी के बाद आप कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, है ना। इंफिनिटी पे रखने के बाद आप ऑब्जेक्ट को सामने लाओगे तो कहीं पर भी रख दो, यहाँ से लेकर फोकस पे रखो, या फिर फोकस और पोल के बीच रखो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, या बियॉन्ड सी रखो, कहीं भी रखो ऑब्जेक्ट को, आपका जो इमेज बनेगा वो सेम यही डायग्राम आपको बाकी के जितने पांचों केस थे उसमें बना देना है। ठीक है, तो पहला केस तो ये हो गया, बाकी 5 के लिए एक ही डायग्राम हमें कॉन्वेक्स मिरर में देखने को मिलता है। तो इसमें हमने एक रे लिया है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे डाइवर्ज हो गया, और एक रे हमने लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एज्यूम कर रहा है कि ये पास हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आरो देखो वापस चला गया। तो ये दोनों रेज जो है ये मिलते नहीं है, इन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि इस वाले रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया हमने ये ऐसे फोकस पे मिला दिया, क्योंकि पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के रे इंसिडेंट, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था तो ये वापस अपने पाथ में लौट गया। ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये इमेज हमारा यहाँ पर बनता है इस केस में। ठीक है, तो इस केस में आपका जब ऑब्जेक्ट आप एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पी रखोगे तो आपका इमेज फोकस और पोल के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ये टोटल आपका इमेज फॉर्मेशन हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म में आपको पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पर इमेज बना फोकस पे बिहाइंड द मिरर, और एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर रखने पर बना पोल और फोकस के बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और इस केस में डिमिनिश्ड, इसमें वर्चुअल इरेक्ट, इसमें भी वर्चुअल इरेक्ट। तो बात समझ आ गई है दैट कि कॉनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलेगा, और कॉनकेव मिरर में दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही हमें देखने को मिलता है। तो ये रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है दैट मिरर फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर मान लो कि एक डायग्राम मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, या पहला एग्जांपल ही हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि सपोज करो इस केस की बात करो, ये वाली केस की। तो देखो ये पोल है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब आप पोल से ऑब्जेक्ट तक जाओगे, बी तक जाओगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, पोल से
सारा डिस्टेंस पोल से ही मेजर करना है। सेकेंड है कि ये वाला पार्ट, ये इमेज हमारा यहाँ पर बना है, ये पोल है, तो यहाँ से जो यहाँ जाओगे इस तरह से, तो ये जो डिस्टेंस कहलाता है ये कहलाता है इमेज का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। और अब यहाँ फोकस तक की दूरी जो पोल से होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये हमने पहले ही पढ़ा था, फोकल लेंथ। यहाँ पर तीन बातें मिली हमें, एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, एक इमेज का डिस्टेंस और एक फोकस का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमें दिखाना होता है u से, इमेज डिस्टेंस को हमें दिखाना होता है v से, और फोकल लेंथ को स्मॉल f से। तो इन तीनों के बीच में जो एक रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो हमें मिलता है मिरर फॉर्मूला के हेल्प से। तो मिरर फॉर्मूला कहता है कि दी image distance, object distance and focal length of a spherical mirror are related as 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f। ये रिलेशन है हमारे पास u में, v में और f में। अगर तीनों में रिलेशन चाहिए तो इसी फॉर्मूला का यूज हमें करना होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो कहीं पर आपको फोकल लेंथ पता है और ऑब्जेक्ट की कितने डिस्टेंस है वो पता है, आप चाहते हो कि आप निकालना चाहते हो कि हमारा इमेज जो बनेगा वो क्या होगा। तो जैसे सपोज आपको फोकस की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है, तो ये अननोन जो वैल्यू है u v जो है ऑब्जेक्ट की इमेज की जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है। समझ रहे हो? The next one is linear magnification। What is linear magnification? तो एक्चुअल में लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है, नेगेटिव रेशियो किसका किसका, हाइट किसका, इमेज का डिवाइडेड बाय हाइट किसका, तो ऑब्जेक्ट का, या फिर ऐसे लिखो HI/HO। तो जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक्चुअल में हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, मींस रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं -V/U, -V/U, नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हो। अगर m हमारा नेगेटिव है तो इमेज हमारा रियल होगा, और अगर m हमारा पॉजिटिव है तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। जैसे सपोज करो इस फॉर्मूला को लेके देखो, तुम हाइट ऑफ इमेज अगर पॉजिटिव है दैट मींस कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर तो है, मतलब कि इरेक्ट इमेज है, और जो इरेक्ट इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। तो ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखोगे ही तुम, और इमेज भी अगर ऊपर ही सीधा बन गया है तो दोनों लिया जाएगा पॉजिटिव, तो m तो पॉजिटिव आएगा। तो वर्चुअल इरेक्ट के केस में हमारा m जो है पॉजिटिव होता है। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे सीधा ऊपर रखा हुआ है लेकिन जो इमेज बना है वो उल्टा बना है नीचे ऐसे, तो इस केस में तो आपको ये नेगेटिव लेना है और ये पॉजिटिव लेना है, तो ये रेशियो बन जाएगी नेगेटिव, तो उस केस में इमेज रियल है। क्यों? क्योंकि ये इन्वर्टेड है। तो इस तरह से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में हमें m की वैल्यू देख करके अंदाजा या फिर हम लोग पता कर सकते हैं कि m जो है अगर नेगेटिव है तो वो रियल इमेज बना रहा है, और m मींस मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग पहुंच चुके हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा हो चुका पूरी तरह से, थ्योरी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहा गया है। तो देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो लाइट जब ट्रैवल कर रहा है तो वो मान लो सपोज करो एयर में ट्रैवल कर, और एयर में ट्रैवल करते करते वो अचानक से चला गया एयर से वाटर में। तो इस केस में एक अलग मीडियम था एयर, और वो जो जा रहा है जिस मीडियम में वो वाटर है, वो अलग मीडियम है। तो इस केस में आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखने को मिलता है। तो चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपको मैं डायग्राम यहाँ पर बनाकर दिखाना चाहता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये आपका एक सेपरेटिंग लाइन है किसके किसके बीच में, तो एयर ऊपर है पूरी तरह से और नीचे हमारा पानी है, वाटर है, और लाइट जो है वो ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, ऐसे ट्रैवल करता हुआ आ रहा है ऐसे। ठीक है, इस केस में लाइट इस तरह से आ रहा है, तो ये जो है ये इंसिडेंट हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है हमारा। अब ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाहता है। हाँ, यहाँ पे भी नॉर्मल हमें लेना पड़ेगा, और ये जो नॉर्मल होगा ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होगा। तो जो सरफेस है उस पे ऐसे परपेंडिकुलर बना दिया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, सो दिस वन इज नॉर्मल। नाउ जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था, एक्चुअल में होता क्या, देखो ये एक्चुअल में जाना चाह रहा था ऐसे,
ऐसे अगर इसका ओरिजिनल पाथ फॉलो होता तो वो इस तरह से ऐसे जाता, लेकिन होता क्या है कि लाइट अपना पाथ जो है वो एक्चुअल में चेंज कर लेता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो लाइट के पाथ में जो चेंज हमें देखने को मिला जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, उसी फेनोमेना को नाम दिया गया कि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे हम नाम देंगे, इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करेगा तो उसके पाथ में कुछ चेंज आता है और इसी फेनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब ये चेंज अगर सपोज करो कि वाटर से एयर में जाता लाइट, तो कैसा हमें डायग्राम देखने को मिलता। तो मान लो कि ये वाटर है और एयर है, और इस केस में लाइट जो है ये ऐसे इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, सो दिस वन इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और हमें यहाँ नॉर्मल भी बनाना पड़ेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो दिस वन इज नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इस केस में कैसा रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा? देखो अगर लाइट जो है जाता सीधा जाता अपना ओरिजिनल पाथ को ही ये फॉलो करता तो कुछ इस तरह से ये ट्रेवल करता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लाइट अपना पाथ इस तरह से चेंज करता है। तो जब लाइट एयर से वाटर गया था तो वो नॉर्मल जो है हमारा, ये नॉर्मल ओरिजिनल पाथ से ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, सो बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल इस केस में। लेकिन सेकेंड वाले केस में ध्यान से देखो तो लाइट जब वाटर से एयर गया है तो ये नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ा अपने ओरिजिनल पाथ से, बल्कि नॉर्मल से दूर मुड़ गया है। यहाँ पर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ऐसा तब तुम कैसे याद रखोगे? तो ऐसा याद रखना कि यहाँ पर ज्यादा डेंसिटी वाला चीज है वाटर और कम डेंसिटी वाला एयर है। तो जो ज्यादा डेंसिटी वाला होता है उसे हम कहते हैं डेंसर मीडियम। तो वाटर को यहाँ नाम दिया जाएगा डेंसर मीडियम और एयर को नाम दिया जाएगा रेयरर मीडियम। उसी तरह से यहाँ पर वाटर क्या है? डेंसर मीडियम, और एयर क्या है? रेयरर मीडियम। तो जब लाइट तुम्हारा रेयरर से डेंसर मीडियम जाए, अब वो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर रेयरर एयर है और डेंसर वाटर है। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो ये अपना पाथ को नॉर्मल के तरफ मोड़ देता है, और जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, जैसा कि एग्जांपल में वाटर से एयर दिखाया है, तो ये अपने पाथ को नॉर्मल से दूर की तरफ मोड़ता है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये रिफ्रैक्शन होता है इस तरह से, और ये आपको ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मींस रिफ्रैक्शन का क्या कॉज है, किस तरह से रिफ्रैक्शन जो है होता है। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअल में होता है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका जो पाथ होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो चेंज हो जाता है, वो कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे एयर से वाटर में अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है तो यहाँ पर एयर से वाटर में जाने पर लाइट की स्पीड थोड़ी घट जाती है, ठीक है। तो इस केस की वजह से, इस रीजन की वजह से लाइट अपना पाथ जो है चेंज करता है। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको बोलना है चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। द नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो इसमें भी दो लॉज होंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ तो सेम है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, द नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया at the point of incidence all lie in the same plane। यही हमने उसमें भी पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था फर्स्ट में। सेकेंड लॉ इसका अलग है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस में साइन आई, जैसे साइन थीटा होता है उसी तरह से साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कि साइन आई बाय साइन आर का वैल्यू, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब लाइट अगर एक मीडियम 1 से 2 में जा रहा है, तो अगर 1 से 2 में जाएगा तो वहां पर कुछ इंसिडेंट रे होता है, और वो इंसिडेंट रे लिया जाता है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और एक रिफ्रैक्शन एंगल होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, जो लिया जाता है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे।
तो ये जो एंगल का रेशियो होगा साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा एयर और वाटर के लिए या फिर मीडियम 1 और मीडियम 2 के लिए। मतलब कि एयर से वाटर अगर जा रहा है लाइट, तो आप एयर से वाटर जब भी लोगे आप एंगल आई और एंगल आर जो भी रहे उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो रेशियो है वो सेम रहेगी। जैसे कि मान लो एयर से वाटर लाइट गया है तो साइन ए बाई साइन बी हमने निकाला, फिर एक बार साइन सी अपॉन साइन डी निकाला, ये हमेशा सेम आएगा, हमेशा ये कांस्टेंट रहेगा एयर से वाटर के लिए। समझ गए? समझ गए? एंगल आई आर बदल गया फिर भी जो रेशियो होगा ना साइन आई बाई साइन आर का वो चेंज नहीं करेगा। तो इसे हम लोगों ने नाम दिया स्नेल्स लॉ। इस लॉ को हमने बोला कि हम इसे कहेंगे स्नेल्स लॉ। और ये किसके नाम पे रखा गया? तो विल्ब्रॉड स्नेल जो साइंटिस्ट थे उनके नाम पे ये दे दिया गया कि ये स्नेल्स लॉ कहलाएगा। तो ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का एक नाम है और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। ठीक है, तो सेकंड कौन है? इन विच द लाइट गोज, और फर्स्ट कौन है? जहां से लाइट जा रही है। मतलब इंसिडेंट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम है और सेकंड मीडियम कौन है? जिसमें कि रिफ्रैक्टेड रे जो है लाइट करती है। समझ गए? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। साइन आई बाई साइन आर का जो रेशियो होता है इसे हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम दिया। एन से इसे हम लोग डिनोट करेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, मतलब लाइट 1 से 2 जा रही है इस तरह से। समझ गए? तो ये n इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये 1 और 2 का मतलब है कि ये लाइट 1 से 2 में जा रही है। अगर ऐसा रहता 2 1 तो लाइट 2 से 1 जा रही है। अगर ऐसा रहता a b तो लाइट a से b जा रही है। अगर ऐसा रहता x y तो लाइट x से y जा रही है। तो ये इसका मतलब हो गया। ठीक है ना? तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। इसके बाद एक टर्म आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? तो अगर आप यहाँ पर 1 को फिक्स कर दो कि मीडियम 1 हमें एयर ही लेना है, अब 2 कुछ भी हो सकता है, 2 वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप 1 को फिक्स कर दो कि नहीं वो मीडियम 1 जो है ना वो हमें एयर ही लेना है, मतलब लाइट एयर से किसी भी मीडियम में जाएगी, तो उस टाइम पे जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको एक स्पेशल नाम दिया गया कि उस टाइम पे हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह के नहीं बुलाएंगे, हम इसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह के बुलाएंगे। और ये n से डिनोट किया जाता है। इसे हम दिखाते हैं रेशियो में कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो देखो एक्चुअल में जो n है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2 ये होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2 होता है और हमने बोला कि हमने 1 को फिक्स कर दिया कि वो एयर या वैक्यूम रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो 2 मीडियम है। तो समझ रहे हो बात कि लाइट जो है वो 1 से 2 में जा रहा है, मीडियम 1 से 2 में जा रहा है। और तो हम इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसे भी लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन 1 स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 2 ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना रहेगा तो मीडियम 1 एक्चुअल में क्या होगा? वैक्यूम या एयर होगा, तो इसीलिए लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिसे हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को दिखाया c से और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को दिखाया v से, तो c बाई v हो गया। ठीक है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट है कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 से मीडियम 2 the refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is called relative refractive index। ये कुछ अलग नहीं है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो शुरू में मैंने बताया तुम्हें ये वाला, इसी को नाम दिया गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम का कंपैरिजन दूसरे मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किया जा रहा है। जैसे कि लाइट 1 से 2 में अगर जा रही है तो लाइट 1 से 2 में जब जाती है तो उसे हम लिखते हैं n12 और इसे हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to मीडियम 1। अगर मान लो ऐसा रहता n a से b तो इसे हम क्या पढ़ते? इसे हम पढ़ते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ b with respect to a।
ये पढ़ते हैं और इसका मतलब है कि लाइट ए से बी में जा रही है। तो जब आपको ये गिवन हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो इसे एब्सोल्यूट के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? ये तो हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ दिया हुआ है। लेकिन अगर आप इसे चाहते हो कि एयर के रिस्पेक्ट में लिखें हम, तो ये जो 2 है वो ऊपर आता है और जो 1 है वो नीचे आता है। मीन्स n12 है तो उसे n2 by n1 लिखना है, या फिर nab है तो उसे nb by na लिखना है। ये एयर के रेस्पेक्ट में, ये एयर के रेस्पेक्ट में, ये एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, इसीलिए कंपैरिजन है तो रिलेटिव कहा गया। और ये जो है एब्सोल्यूट है और ये जो है ये एब्सोल्यूट है। समझ गए? तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम का दूसरे मीडियम के साथ कंपैरिजन हो रहा है, एब्सोल्यूट में एयर का बात किया जा रहा है पहला, इसमें भी एयर का बात किया जा रहा है। तो जब आप n12 देखो कहीं पर तो उसे रेशियो के टर्म्स में तुम चेंज कर सकते हो, एब्सोल्यूट में n2 by n1, और n2 क्या लिखोगे तो c by v, तो c तो वही है वैक्यूम की स्पीड, वो तो हमेशा सेम रहेगी। तो ये n2 हो गया c by v2 और n1 हो गया c by v1। अब c और c कैंसिल हो गया तो ये आ गया v1 by v2। दैट मीन्स कहीं भी अगर n a b रहे तो अगर आप चाहो तो स्पीड ऑफ लाइट इन a डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन b, ऐसे तुम लिख सकते हो। उसी को हमने v1 by v2 लिखा है। समझ गए? ये तो अभी मैंने यहाँ पर ही बता दिया था तुम्हें, ठीक है। तो जनरली एक टर्म और होता है कि कहीं पर अगर n12 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 by n21, मतलब कि रेसिप्रोकल। जैसे कि सपोज करो आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और आपसे पूछा है, मान लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद 1 दिया हुआ है 3/4, सॉरी 4/3, और आपसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब दिया हुआ है ये और पूछ रहा है ये, तो सिंपली रेसिप्रोकल होगा। तो n12 4/3 है तो n21 3/4 हो जाता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है, इसे हम लोगों को याद रखना होता है। ओके, नेक्स्ट आ गए हम लोग कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन। हम चाहते हैं कि अगर कहीं पर हमें रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिले या रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो वहां पर या तो लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हुआ होगा बाउंड्री पे, तो जब भी लाइट किसी बाउंड्री पे, सपोज ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, लाइट ऐसे नॉर्मल इंसिडेंट हुई है तो इस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट बिल्कुल जो है ना स्ट्रेटली ऐसे पास हो जाएगी, तो ये नो रिफ्रैक्शन कहलाता है। सेकेंड, गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर इक्वल, तो जैसे अगर सपोज करो ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है और इसकी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, तो इस केस में आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दो केसेस हैं जिसमें आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस क्या है? तो स्फेरिकल लेंस जो है दो टाइप का होगा, यहाँ पर भी एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जो होगा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, और कॉनकेव लेंस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो इसे हम लोग कैसे बनाते हैं एक्चुअली में, है ना? तो इसे भी हम लोग एक स्फीयर से ही बनाते हैं। सपोज आप एक स्फीयर का ग्लास पूरा स्फीयर ले लो, तो मैं एक यहाँ पर स्फीयर सपोज करो इस तरह से ले लेता हूँ, पूरा ग्लास है। अब इसमें से एक पार्ट को मैं काट देता हूँ, ये वाला ऐसे, तो ये जो पार्ट कटेगा तो ये निकल करके कुछ ऐसा बनेगा, तो ये बना देगा कॉन्वेक्स, ये बना देगा कॉन्वेक्स लेंस। और अगर सपोज करो कि हम लोगों ने जो निकाला है इसमें से एक और स्फीयर में ले लेना, ठीक है, और इसमें से मैंने क्या किया, मैंने इधर वाले पार्ट को काट के हटा दिया और इधर वाले पार्ट को काट के हटा दिया, मतलब कि ऐसे इसको हटा दिया इधर से और ऐसे इसको हटा दिया इधर से, तो ये जो निकलेगा ये एक्चुअल में इस तरह का लेंस देगा, तो ये होगा कॉनकेव। यहाँ पर भी कुछ टर्म्स हैं जो हमने मिरर्स में पढ़ा था, उसी तरह से हमारे पास स्फेरिकल लेंस में भी कुछ टर्म्स रिलेटेड होते हैं।
जैसे कि ऑप्टिकल सेंटर, पिछले केस में हमने पोल पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर पोल नहीं होता है, यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर। मीन सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जैसा कि मैं यहाँ पर बना करके तुम्हें दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है तो इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर ओ कहते हैं। उसी तरह से अगर आपके पास कॉन्केव लेंस है तो इस पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सेकेंड है, ईच ऑफ द टू स्फेरिकल सरफेसेस ऑफ लेंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जैसे कि ये भी एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो तो आपको एक ये जो साइड है उसके लिए कुछ स्फेरिकल पार्ट ऐसा होगा, और इधर वाला जो साइड है इसके लिए कुछ स्फेरिकल पार्ट जो है ऐसा होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा एज्यूम करोगे कि ये वाला जो साइड है उसके लिए स्फेरिकल पार्ट इस तरह से है, और ये वाला जो साइड है उसके लिए स्फेरिकल पार्ट कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर दो स्फेरिकल सरफेस है, इसीलिए हमें दो स्फीयर्स एज्यूम करके चलना है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर एज्यूम करके चलना है। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ इस वाले पार्ट के लिए जिसे हमने C1 C2 में बांटना है, और दूसरा वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इस वाले कर्व सरफेस के लिए जो कि इधर होगा C। तो C1 और C2 हमें लेके चलना होता है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए लेंस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स, मतलब दोनों जो C1 C2 है हमारे यहाँ पे उनसे जो लाइन पास होता है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो पहले भी हमने पढ़ा था मिरर में। उसके बाद फोकस क्या है कन्वेक्स लेंस का, तो फोकस जो है वो एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जो लाइट रेज पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वहां जाकर कन्वर्ज कर जाते हैं। और कॉन्केव लेंस का फोकस क्या होता है, तो कॉन्केव लेंस का फोकस वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के कि अगर लाइट रेज आपके पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो वहां अपीयर कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं। जैसे कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो कि ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और लाइट रेज जो है पैरेलली इंसिडेंट हो रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल इंसिडेंट कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर ये मिलेंगे, मतलब ये जो पॉइंट होता है ये प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस होता है। उसी तरह से अगर आपके पास कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस के केस में जो लाइट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे, वो डाइवर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर कोई कन्वर्जिंग नहीं होता, डाइवर्जिंग होता है, इस तरह से होता है। तो ये दोनों अब तो मिलेंगे नहीं, तो इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे और मिलाते हैं, अपीयर कराते हैं कि यहाँ मैच हो रहे हैं। तो ये प्रिंसिपल फोकस होता है। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स लेंस में, वो मिल जाते हैं रिफ्रैक्शन के बाद, उसे फोकस कहा गया उस पॉइंट को। और जो रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के और पास हो रहे कॉन्केव लेंस से, वो मिलते नहीं है, वो डाइवर्ज हो जाते हैं, उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करके मिलाया जाता है, और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं वो फोकस कहलाता है। द लास्ट वन इज फोकल लेंथ। क्या है, तो फोकल लेंथ किसी भी लेंस का जो होता है डिस्टेंस होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ठीक है। जैसे कि ये फोकस है हमारा और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। उसी तरह से ये फोकस है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये ऑप्टिक फोकल लेंथ कहलाता है। ओके, अब हम लोग बनाएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो साइन कन्वेंशन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं, जो पहले साइन कन्वेंशन हमने पढ़ा था मिरर के लिए वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ जो रूल्स हमने पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन के लिए वो भी यहाँ पर लगभग सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस थोड़ा सा चेंज होगा तो वो मैं डायग्राम बनाते टाइम तुम्हें बता दूंगा। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो इसमें कि जितने भी लाइट रेज पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, ये सारे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ मिल रहे हैं, तो वो मिल रहे हैं फोकस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे माना गया है, मतलब कि लेंस से काफी ज्यादा दूर है, और जो इंफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है उससे जो लाइट्स आ रहे हैं वो नियरली पैरेलल हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उनका इमेज जो है मिलता है फोकस पे। तो यहाँ पर हमें जो है इमेज इस केस में मिल रहा है। तो जब भी लाइट रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो मिल जाएंगे फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होने पर जितने भी लाइट उससे आते हैं इंसिडेंट होते हैं लेंस पे वो पैरेलल होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, इस वजह से रिफ्रैक्शन के बाद
वो फोकस पे मिलते हैं और हमें वहीं पर इमेज जो है देखने को मिलता है, जो रियल रेस की वजह से मिल रहा है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड और छोटा इमेज हमें मिलेगा। ओके, नेक्स्ट डायग्राम है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, मतलब कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है 2f1 बोला गया, या c1 बोल सकते हो। इधर जो है ये c2 है, ये f2 है, ये f1 है, दोनों तरफ बताया था ना मैंने। तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड c1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एक लाइट हमने लिया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्शन हुआ, फोकस से पास हो गया। सेकेंड रे हमने लिया थ्रू दी ऑप्टिकल सेंटर, तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो डेविएट नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधा पास हो जाएगा और जा करके इस वाले रे से कहीं यहाँ पर मिला है, जो मिला है फोकस F2 और C2 के बीच में। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड C1 होगा तो इमेज जो बनेगा वो कहीं C2 और F2 के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल रेस के मिलने से बनेगा और छोटा बनेगा। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है 2f1 पे रखा हुआ है, 2f1 कहने का मतलब कि C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है उसमें आप एक रे लेते हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पास हो जाएगा F2 से, फोकस से। सेकेंड रे आप ले रहे हो through the optical center which passes undeviated, and both the rays meet at a point which is the point C2। ठीक है, ये पॉइंट C2 है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है C1 पे है तो इमेज जो है बनेगा C2 पे, मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमारा इमेज जो है बनेगा, बिल्कुल सेम साइज का बनेगा, जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा, उल्टा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। द नेक्स्ट पोजीशन इज द ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड C1। तो देखो यहाँ पर F1 और C1 इसके बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमें कहाँ मिलेगी? तो इस केस में लाइट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, so it gets passed through the focus F2, and the second one is passing through the optical center which passes undeviated, and both the rays meet beyond C2, so the image is formed beyond C2 and it is enlarged, बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा ऑब्जेक्ट एट F1, मतलब फोकस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पर हमने फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, एक लाइट रे पास कराया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हिच पासेस टू द फोकस विदाउट आफ्टर रिफ्रैक्शन, एंड द सेकंड रे हम ले रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जो भी बिना डेविएट किए पास हो जाएगा, और ऐसा देखा जाएगा कि दोनों रेज जो है वो आपस में पैरेलल हैं, अभी भी मैच नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे। दैट मींस हम एज्यूम करेंगे कि हमारा जो इमेज है वो बन रहा है एट इंफिनिटी, और एनलार्ज मैग्नीफाइड इमेज हमें काफी देखने को यहाँ मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिस वन इज द लास्ट केस, इसमें हमें ऑब्जेक्ट को रखना है F1 के बीच और O के बीच। ठीक है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट रहा हमारा, तो एक लाइट रे हमें लेना है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो पास हो जाएगा फोकस से, और दूसरा रे हमें लेना है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये धीरे-धीरे और फैलते जाते हैं, डाइवर्ज होते जाते हैं, मींस ये आगे चल के भी नहीं मिलेंगे। बट हम अगर इसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये लाइट रेज कहीं वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं जहां पर ये मिले बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे। तो हम ऐसा मान लेंगे कि हमारा इमेज जो है वो यहाँ पर है, और ये बड़ा बना है, इमेज जो बना है ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, सीधा बना है, वर्चुअल बना है, क्योंकि रियल रेज यहाँ पे मीट नहीं किए हैं, उन्हें बैकवर्ड प्रोड्यूस करके अपीयर कराया गया मीट करने के लिए। तो यहाँ पर इमेज हमारा वर्चुअल इरेक्ट होगा, है ना, और थोड़ा बड़ा इमेज होगा, और जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में हमारा जो इमेज है वो बनेगा। तो इसका भी टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप याद कर सकते हो, कॉपी में भी लिख के रख सकते हो। जितना भी हमने पढ़ा उसका ये टेबल है कि अगर इंफिनिटी पे है तो क्या होगा, बियॉन्ड टू F1 एट टू F1, बिटवीन F1 एंड टू F1 एट F1, बिटवीन F1 एंड O। तो सारे की पोजीशन बता दिए कि इमेज कहाँ-कहाँ बनेगा, ये सब याद कर लेना तुम। अभी जो डायग्राम हमने पढ़ा उसी पे है ये, और कैसा-कैसा इमेज बनेगा, साइज क्या होगा इमेज का, है ना, एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज होगा, एनलार्ज होगा,
रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट किसमें होगा, ये सारा टेबल जो है टेबल के फॉर्म में अगर याद रखोगे तो काफी अच्छे से तुम्हें मेमोराइज हो जाएगा और एग्जाम टाइम में दिक्कत नहीं होगा, तो ये तुम जरूर कर लेना। ओके, अब ये लास्ट तुम्हारा जो इमेज फॉर्मेशन हमें देखना है, ये कॉनकेव लेंस के थ्रू देखना है। इस केस में देखो कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पता है तुम्हें कि लाइट रेज जो है वो पैरेलल होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के इस तरह से आएंगे और ये डाइवर्ज हो जाएंगे आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये मिलेंगे नहीं, तो इन्हें हमें बैकवर्ड देखो यहाँ पर प्रोड्यूस कराना पड़ा है, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पर जाकर के ये F1 पे जो है मिल जा रहा है, दैट मीन्स कि हम मानेंगे कि हमारा जो इमेज है वो फोकस पे बना है जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। और इसमें भी दो ही केस होंगे, जैसे कि हमारे मिरर में था हमारा, उसी तरह से इसमें भी है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक आप कहीं भी रखो, इमेज के लिए यही डायग्राम बनाना है। तो जैसे मान लो हमने कहीं भी ऐसे रख दिया ऑब्जेक्ट को, एक रे हमने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये पास हुआ इस तरह से, डाइवर्ज हो गया और बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने पे फोकस पे मिलाना पड़ा इसको, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, डाइवर्ज हो गया तो मिलाने के लिए फोकस पे जाना होगा। सेकेंड वाला ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया विदाउट एनी डेविएशन, ये पास हो गया, तो ये दोनों रेज जहां पर इंटरसेक्ट करे हैं हमने माना कि यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो बना है। ओके, सो द इमेज इज छोटा इमेज बना है और वर्चुअल बना है क्योंकि रियल रेज यहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं। इरेक्ट बनेगा, जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट भी होता है और सेम साइड पे बनेगा, सॉरी बिटवीन F1 एंड O बनेगा, ठीक है, बिटवीन F1 एंड O बनेगा। तो ये टेबल है इसके लिए, दैट की इमेज इन्फिनिटी पे है तो हमारा सॉरी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो हमारा इमेज फोकस F1 पे बना, और इमेज अगर इन्फिनिटी से लेकर के O के बीच कहीं भी रखा हुआ है तो इमेज हमारा F1 और O के बीच में बनेगा। इस केस में हाईली डिमिनिश्ड, इसमें डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट दोनों केस में होगा। तो ये इमेज फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आगे आ जाता है लेंस फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। तो देखो अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ जब आप रिफ्रैक्शन कराते हो स्फेरिकल लेंस से और इन तीनों में आपको रिलेशन चाहिए होता है, तो जैसे मिरर में मिरर फॉर्मूला था उसी तरह से लेंस में लेंस फॉर्मूला होता है, और ये लेंस फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पिछले केस में बीच में प्लस था, मिरर फॉर्मूला में बीच में क्या था, प्लस, लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस लेते हैं। एंड लीनियर मैग्निफिकेशन जो लेंस के लिए होता है वो रेशियो तो वही है, साइज ऑफ इमेज बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/HO वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि उसमें था -v/u मिरर में और यहाँ पर होगा +v/u। ओके, m जो है नेगेटिव होगा रियल इमेजेस के लिए और पॉजिटिव होगा वर्चुअल इमेजेस के लिए। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ पर हमारा m क्या था, नेगेटिव रियल के लिए, यहाँ पर भी m क्या है, नेगेटिव रियल के लिए, ठीक है, तो दोनों में ये सेम है। बट ये जो फॉर्मूला था उसमें -v/u था, इसमें +v/u लेना है, और लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लेना है। ओके, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस एक्चुअल में क्या है, तो रेसिप्रोकल है, किसका, फोकल लेंथ का। अब कोई भी लेंस है उसका कुछ फोकल लेंथ होगा, अगर उसकी रेसिप्रोकल कर दो, हाँ लेकिन फोकल लेंथ को मीटर में लेके रेसिप्रोकल करना है। अगर 100 सेंटीमीटर गिवन है फोकल लेंथ तो उसे 100 सेंटीमीटर ना लिख के 1 मीटर लिखना और उसके बाद रेसिप्रोकल करना। अगर कहीं पर फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो उसे 1/4 मीटर लिख करके रेसिप्रोकल करना। तो जब भी आप फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल लेते हो दैट गिव्स यू द पावर ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ होना चाहिए इसमें मीटर में, ठीक है। और अगर कोई पूछे एसआई यूनिट बताइए कि पावर ऑफ लेंस अगर आप निकाल रहे हो तो क्या उसकी एसआई यूनिट लिखनी पड़ेगी, तो उसकी एसआई यूनिट हमें लिखनी होगी डायोप्टर कैपिटल डी से डिनोट किया जाएगा। जैसे कि अगर सपोज एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर, तो मीटर में 1/4 मीटर हो जाएगा, तो 1/4 मीटर हो गया तो पावर हो जाएगा 1/f, सो 1/4, तो ये पावर जो है वो हो जाएगा 0.25 डायोप्टर, ठीक है, कैपिटल डी। अब यहाँ पर है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस जो है वो पॉजिटिव होता है और पावर ऑफ कनकेव लेंस जो है वो नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि अगर आपके पास कोई कन्वेक्स लेंस है
तो इस केस में लाइट इंसिडेंट ऐसे होगा, लाइट इंसिडेंट ऐसे होगा, मतलब कि हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन जो है ये हो जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा। और जो लाइट रेज इंसिडेंट हो रहे हैं वो जा करके यहाँ मिलेंगे। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो पोल से मेजर किया जाएगा इस तरफ। तो इसका मतलब कि पॉजिटिव फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो पावर भी तो पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अगर फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा तो पावर भी नेगेटिव होना चाहिए, जैसा कि कॉन्वेक्स लेंस में होता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर सपोज करो कि बनाते हो डायग्राम फोकस निकालने के लिए, तो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस, इस तरह से डाइवर्ज होते हैं। तो इन्हें हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करके जहां मिलाते हैं वही हमारा फोकस होता है। तो इस केस में हमारा जो मेजरमेंट होगा पोल्स ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ होगा, जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। तो इस केस में फोकल लेंथ हो जाएगा नेगेटिव और इस केस में फोकल लेंथ है पॉजिटिव। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में पावर नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जो है वो पावर जो है वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन सेवरल थिन लेंसेज आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद वन अनदर, अगर एक साथ बहुत सारे थिन लेंस को आपस में लगा करके रख दिया जाएगा तो वहां पर हर एक लेंस की पावर को ऐड करके टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी पावर कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे कि मान लो हमने एक एक लेंस लगाया जिसकी पावर है 0.25 और 0.25 0.25 0.25 0.25 चार ऐसे लेंसेज आपस में लगा दिए और पूछा कि पूरे कॉम्बिनेशन की पावर क्या है, तो सबकी अलग-अलग पावर निकाल करके ऐड कर दोगे तो वो जो टोटल एक कॉम्बिनेशन बनेगा लेंस का उसकी पावर कैलकुलेट की जा सकती है। तो होप उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अगर आप पाना चाहते हो तो कमेंट करके प्लीज अपने डाउट्स और अपने विचार रखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम लोग लेकर के आते रहेंगे। एंड इसके बाद वाले सेशन में लाइट के हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, जिसमें हम लोग लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।